हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये 3-4 बच्चे नए आए तो देखो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, है ना। अगर आपको एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछता है, इसका स्टेट पूछता है तो 1 मार्क्स का पूछता है। कितने का? 1 मार्क्स का, ठीक है ना। आपने छोटे छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि दो चार्जेस के बीच में हमेशा क्या लगता है? फोर्स लगता है। दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। अब डिपेंड करता है कि फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डिपेंड करेगा चार्जेस के नेचर पे। अब तुमको पता है कि जब लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ये पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है ना। और फिर आज प्रीवियस क्लास में हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया था। F इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, आप बताओ। F इज इक्वल टू क्या होता है? भूल गए क्या? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लेना आतिक, किसी के भी नोट्स लेके उतारने हैं, साफ सी बात ये है, ठीक है ना। लॉकडाउन में तुमने बहुत मजे किए हैं। देखो भाई, F इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लो बस। हाँ, अब देखो इससे तुम कूलम्ब्स लॉ बना सकते हो। कैसे बनाओगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 दिख रहा है ना तुमको, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर दिख रहा होगा। ये दोनों लोग क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों लॉ को अपन मिक्स में क्या बोल देते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और एट्रैक्टिव भी हो सकता है। तुम देख पा रहे हो ना, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद कर लोगे। इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। याद कर लोगे ना इसको, ठीक। और मैंने ये पढ़ाया था कि भाई K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? देखो मैं लिख देता हूँ, ये तुमको याद रखना है। अब तुम लोग ई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनने तो तुमको आएगा नहीं कि तुमने क्या बोला है। लिखना है तुमको तो कॉपी के अंदर, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट बोलते हैं इसको, ग्रीक वर्ड है ये, ओके। एप्सिलॉन नोट। और वैसे इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर क्या बोलोगे? वैक्यूम मीडियम, ठीक है। वैक्यूम मीडियम। देखो नाम मीडियम का आ गया। मीडियम का नाम आने का मतलब के डिपेंड करेगा मीडियम पे, और के किस में आ रहा है? फोर्स के फॉर्मूले में। इसका मतलब फोर्स भी डिपेंड करेगा मीडियम पे। मीडियम को चेंज किया तो फोर्स चेंज होगा, कन्फर्म है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई तुम अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड को भी चेंज करते हो तो फोर्स तो चेंज होगा, उनके बीच की डिस्टेंस को भी चेंज करते हो तो भी फोर्स चेंज होगा। लेकिन अगर अंदर की बात देखो ना, फोर्स कब चेंज होगा? जब मीडियम चेंज होगा। ये तो चेंज होगा ही, ये सब दिख रहा है फॉर्मूले में, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन फॉर्मूले में तुमको एक बात नहीं दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? कि मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है ये। अगर मीडियम को चेंज करोगे तो फोर्स क्या होगा? चेंज होगा। और कूलम्ब्स ने ना ये एक चीज देखी थी, उसने क्या देखा? वैक्यूम और एयर में जो फोर्स लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है दो चार्जेस के बीच में। और अगर उन्हीं चार्जेस को तुम अगर किसी मीडियम में लेके जाते हो तो वहां का जो तुम फोर्स निकालोगे ना, वो इस फोर्स के कंपैरिजन में हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। इसका मतलब ये है कि एयर और वैक्यूम की सिचुएशन में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला रिपल्सिव या एट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम कहाँ होता है, कौन से मीडियम में होता है, उस मीडियम का नाम बताओ। क्या लिखोगे? वैक्यूम या एयर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्वात या वायु बोलते हैं। हवा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे 12th क्लास की फिजिक्स में निर्वात और हवा को दोनों एक ही मीडियम माना गया है। हालांकि देखा जाए तो निर्वात हल्का मीडियम है हवा से। क्योंकि निर्वात किसको बोलते हो तुम लोग? जहाँ हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है। निर्वात हल्का मीडियम होता है हवा के कंपैरिजन में। हवा थोड़ा भारी होता है, किससे? निर्वात से।
ओके, तो याद रखना है मीडियम पर डिपेंड करता है। इसलिए ना कूलाम्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाए थे मैंने वीडियो के अंदर, मैंने कूलाम्स लॉ के इंपॉर्टेंट फैक्ट में डिस्कस किया था ये कि कूलाम्स लॉ के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। अब पहला फैक्ट जो होगा ना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य, उसका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ये जो Q1 Q2 तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये चार्जेस दोनों एक दूसरे के सामने कैसा होना चाहिए, पॉइंट की तरह बिहेव करना चाहिए। अब पॉइंट की तरह कोई चीज कैसे बिहेव करती है, वो एकदम पास में हो, वो एकदम दूर हो। बताओ, तुमको अगर किसी चीज को पॉइंट बनाना है, उसको छोटा सा बनाना है, तो तुम उस चीज को पास में लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, दूर लेके जाओगे, सिंपल सी बात ये है। समझ में आ रहा है? वैसे ये है, मतलब ये Q1 चार्जेस है और ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो दोनों ही चार्ज, ये दोनों ही चार्ज किसकी तरह बिहेव करने चाहिए, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। ये कहने का मतलब कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश। और तुमको पता है कि चार्जेस बहुत छोटे होते हैं, देखा है क्या चार्ज को तुमने, ये खुद ही एक तरह से क्या, बहुत छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात याद रखनी है। कूलाम्स लॉ कहाँ वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। कूलाम्स लॉ कहाँ वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड। ऐसे नहीं है कि एक बड़ी बॉल ये ले ली और एक बड़ी बॉल ये ले ली, इन दोनों को तुमने चार्ज कर रखा है, ऐसे ऐसे चार्ज कर रखा है, बड़ी बड़ी बॉल है ये, एक ये बड़ी बॉल है, इसको भी तुम लोगों ने चार्ज कर रखा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना 1 मीटर है। अब तुमको बोले कि भाई कूलाम्स लॉ बताओ, इनके बीच में फोर्स बताओ, तो तुम यहाँ फोर्स मेजर नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बॉल है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पॉइंट का काम नहीं कर रही है। ये दोनों बॉल एक दूसरे के लिए पॉइंट का काम कब करेगी, जब इनको बहुत क्या करो तुम, दूर रख दो, तब वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, कूलाम्स फोर्स लगा सकते हैं। बिंदु बिंदु आवेश होने चाहिए। ये बिंदु की तरह बिहेव थोड़ी कर रही है, अब ये बिंदु की तरह बिहेव नहीं कर रही है। अगर इनको बिंदु की तरह बिहेव करवाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बहुत दूर रखना पड़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये बिंदु की तरह बिहेव करेगी। उस वक्त तुम क्या कर सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हो, कूलाम का नियम लगा सकते हो। ये पहला फैक्ट होता है इसका, ठीक है ना। ये वाली बात तुमको याद रखनी है कि दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब मैंने बताया था कि इस साइन का मतलब क्या होता है, बताओ, कौन कौन लगा रहा है ये साइन का मतलब क्या, बताओ मेरे को, हिंदी में बताओ, इसकी कहानी क्या है। Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे लगने वाला फोर्स का साइन है ये, उसका प्रतीक चिन्ह होता है ये, ठीक है ना। ऐसे F लगा रहा है इधर, और ये इस पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? और देखो, अगर तुम लोग इनको मिलाना चाहो तो एक मिला सकते हो, ऐसे एक इमेजनरी लाइन से मिला सकते हो, ऐसे। इसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन, लाइन ज्वाइनिंग। और वैसे इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्सियल लाइन। और हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं इसको, अक्षीय रेखा। अब देखो, तुम लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा कि मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग ही रहेगा। ऐसे फोर्स लगा रहा है क्या, एकदम सीध में ही लगाएगा। ये भी कूलॉम्स लॉ का सबसे बड़ा फैक्ट है कि जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग होता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है फोर्स। ऐसे नहीं है कि इनक्लाइन लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। हाँ, अगर ऐसा हो, ये Q1 है, ये Q2 है, अब बताओ ये कैसे फोर्स लगाएंगे, बताओ। ऐसे लगाएंगे फोर्स, ऐसे थोड़ी लगाएंगे, अब ऐसे लगाएंगे, इधर लगाएंगे, ये इधर लगाएगा, ऐसे। तो क्या देख पा रहे हो कि जो फोर्स लग रहे हैं वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहे हैं, जो फोर्स लग रहे हैं वो लाइन ज्वाइनिंग के क्या लग रहे हैं, एलोंग लग रहे हैं। देख पा रहे हो ना। तो ये
फैक्ट है, ये पूछता है एग्जाम में, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 फैक्ट बताओ इसके। तो पहला फैक्ट तुम लोगों ने क्या देखा कि दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस, दोनों आवेश एक दूसरे के लिए बिंदु की तरफ व्यवहार करना चाहिए, कहने का मतलब। दूसरा क्या देखा कि जब दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हमेशा मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग के क्या लगता है, एलोंग लगता है, देख लिया। और तीसरा तुम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि मीडियम को चेंज करोगे तो फोर्स भी क्या होता है, चेंज होता है, देख पा रहे हो ना। हाँ, मीडियम को चेंज करोगे तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ये तीसरा फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट भी तुम याद कर सकते हो, कैसे, देखो अब तुमने थोड़ा एटम के बारे में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में तुम लोगों ने मुझे से पढ़ा होगा एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंटर में कौन होता है, नाभिक होता है ना, न्यूक्लियस, जिसपे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, ये कक्षाएं, क्या बोलते हैं इनको, कक्षाएं बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, चक्कर लगाते रहते हैं। अब तुमको अगर याद हो तो नाभिक का आकार कितना होता है, बताओ मेरे को। नाभिक का आकार मतलब नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 10 की पावर कितना बोला, अरे 10 की पावर -15 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर होता है। ये नाभिक की रेडियस होती है, न्यूक्लियस की रेडियस है ये, कितनी है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, कोई डिवाइस लेके, क्या पता कैसे नापा होगा, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन करते हैं ऐसा। अब एक्सपेरिमेंटली जो चीज प्रूफ होती है ना, वो थ्योरी में लिखी जाती है, बस इतना ही होता है उसका। अब कूलम्ब्स लॉ का नियम है ये कि भाई एफ समानुपाती होता है, दोनों बिंदु आवेश गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इसको समझना क्या, इसको तुमको रटना ही पड़ेगा। अब उसने कैसे, पता नहीं इस चीजों को कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे याद किया, कैसे क्या देखा, तब जाके इसने ये लॉ दिए, और ये लॉ चल रहे हैं आज तक, और सही भी है, गलत भी नहीं है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है अपने पास में। तो वैसे ही नाभिक का जो आकार है वो कितना है, 10 की पावर -15 मीटर है। अब देखो कहने का मतलब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है ना। अब ये हो गया, देखो Q1, ये Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 की पावर -15 मीटर। गलत है ये, यहाँ पे लगा ही नहीं सकते आप कूलम्ब्स लॉ, गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज ऑलरेडी बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएगा, कितना, 10 की पावर -15 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग जाएगा फिर। और ये जो फोर्स होगा, ये वो फोर्स नहीं जो कूलम्ब ने दिया है, इस फोर्स को अपन बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर बम नहीं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, जो नाभिक लगाता है, जो न्यूक्लियस लगाता है, किस पे लगाया इसने, इलेक्ट्रॉन पे लगाया। अब यहाँ पर फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगने वाला खत्म हो गया, तो वो कहते हैं ना कि इतना भी मुंह मत लगो कि दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आ जाओ, तुम इतना नजदीक लेके आ गए कि इनके बीच में फोर्स कौन सा लग गया, न्यूक्लियर फोर्स लग गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कोई काम का नहीं है, F = K Q1 Q2/R² आप नहीं लगा सकते। तो ये भी आपको डिस्टेंस याद रखनी है कि 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम करने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मतलब विद्युत बल काम नहीं करता। कौन सा फोर्स लग जाता है वहां पे फिर, नाभिकीय बल लग जाता है। कौन सी डिस्टेंस पे, 10 की पावर -15 मीटर की डिस्टेंस पे, याद कर लोगे इसको, देख पा रहे हो। और देखो तुम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा है कि जो F होता है वो R² के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोला, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और कर भी रहा है। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती है और डिस्टेंस का वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। तो ये 4-5 फैक्ट तुमको याद रखने हैं, इसको उतारो।
अब तुम कैसे उतारते हो वो तुम्हारी डेग है, कैसे उतारोगे इसको। देखो ये पहला आपका तो उतारा हुआ, इनका नहीं उतारा हुआ, ये पहला फैक्ट हो गया। अब यहाँ पे तुम कूलाम्स लॉ लगा नहीं सकते, ये मैंने एग्जांपल दे दिया है। ये इसका दूसरा फैक्टर लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है हमेशा। और ये तीसरा फैक्ट है कि मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक। और ये फोर्थ फैक्ट हो गया कि 10 की पावर -15 मीटर की डिस्टेंस या इससे कम होने पर कूलाम्स लॉ काम नहीं करेगा। और एक ये पांचवा फैक्ट हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। उतार रहे हो क्या इसको? हाँ उतार लो इसको, ऐसा कैसे उतार लो। हाँ, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। कूलाम के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट, महत्वपूर्ण बातें। अब आज अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ये टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उनको साकिर को इनको बोलो आप कि वो भी स्कूल आए, ताकि आपकी क्लास फिर ऊपर लगा दे। बाहर बैठा क्या साकिर भी? नहीं उसको बोलो भैया। फिर तुम्हारी ये अभी हिंदी मीडियम में 3 ही बच्चे आ रहे हैं, वो जासमीन है, एक वो साहिदा है, अफसाना है। इनके घर जानते हो क्या तुम? तीनों के घर जानते हो क्या? नहीं आएगी, मैंने बात कर ली अरुण सर से, अरुण सर की बहन तो आ जाएगी। अब देखो ये क्रॉस लगाया है, इसका मतलब ये दोनों बिंदु आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, दोनों कंडक्टर बड़े बड़े बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास को आप बता नहीं सकते। ये 4-5 फैक्ट से याद रखना। बता दे। हाँ बेटा दो। हेडिंग लगाओ आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज रीजन पढ़ेंगे अपन कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते क्यों है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र। पढ़ा हुआ है आपका? लिखा हुआ है क्या इसमें? हाँ, तो ये तो शुरू का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आगे बहुत है, कूलाम्स लॉ के बाद भी तो है। आपने कहाँ तक पढ़ लिया? आगे चलो। अरे यार ये डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन तो भूल ही गए अभी। अभी रुको भाई, इसको अपन पहले बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले एक टॉपिक और है, ठीक है ना। उस टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हटा दो। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये टॉपिक छूट गया अपना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। हाँ, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ठीक है ना। अब ये बताएगा अपन को ये बताएगा कि फोर्स कितना कम हुआ, कितना गुना कम हुआ है, किसके कंपैरिजन में, एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में। अब एक बात तुम यहां से याद कर लो, क्या, कि एयर या वैक्यूम में जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है वो, मैक्सिमम होता है कंपेयर टू अदर मीडियम। दूसरे मीडियम की तुलना में हमेशा निर्वात या वायु में लगने वाला फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये बात लिखो, अभी अभी लिखो ये बात, तभी आगे जाके ये तुमको समझ में आएगा। लिख लो, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखूं, नोट लगा के लिख लो, नोट लगाओ, लिखो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। हाँ, अरे हिंदी में बोल रहा हूँ मैं साथ साथ में। विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल। अब वो ब्रैकेट लगा लो वहां पे, दो बिंदु आवेशों के मध्य से लिख लो, फिर ब्रैकेट बंद कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज मैक्सिमम, इज, हाँ हाँ हाँ, ना वो अलग अलग थ्योरी बन जाती, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज मैक्सिमम कहाँ पे, इन एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है ना। कंपेयर टू अदर मीडियम, कंपेयर टू अदर मीडियम, ठीक है। अब देखो हिंदी में देख लो, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल हमेशा हवा या निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, दूसरे माध्यम की तुलना में। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल हमेशा निर्वात या वायु में अन्य माध्यम की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। अब कितना गुना ज्यादा होता है, कितना गुना कम होता है, ये कहानी हमें कौन बताएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक बोलते हैं। अब इसका सिंबल तुमको याद रखना है, सिंबल क्या होता है इसका, एप्सिलॉन आर, ये इसका सिंबल है। क्या बोला इसका सिंबल बताओ, एप्सिलॉन आर, याद कर लोगे। हाँ, हिंदी में भी ये बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। अब इसका है ना फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, एफ, एफ एयर, या क्या बोलोगे, वैक्यूम। समझ गए ना, मतलब क्या है, एयर या वैक्यूम में लगने वाला बल, फोर्स, अपॉन एफ एब सोल्यूट मीडियम, मतलब अभिष्ट माध्यम में लगने वाला फोर्स। इन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों है ये तुमको याद रखना है, इसी से बनेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने, एयर या वैक्यूम में लगने वाला फोर्स और एब्सोल्यूट मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन आर कहलाएगा। अब हिंदी में बोलते हैं इसको, देखो, हवा या निर्वात में लगने वाला विद्युत बल तथा अभिष्ट माध्यम में लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, उस माध्यम का पराविद्युतांक कहा जाता है। कर लोगे याद, ये इसकी डेफिनेशन भी है और इसका फॉर्मूला भी होगा इंग्लिश में। एयर और वैक्यूम में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या फोर्स बोलो, और एब्सोल्यूट मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन आर कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक। हाँ हाँ, एब्सोल्यूट है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिष्ट माध्यम। तुम मेरे को बोल दो यार कि सर हिंदी में भी लिखूं, मैं हिंदी में लिख दूंगा।
अभिष्ट माध्यम, और इसको क्या बोलते हैं? निर्वात या हवा। देखो यार ये क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला याद करो, तुम्हें डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। निर्वात या हवा में लगने वाला विद्युत बल तथा अभिष्ट माध्यम में लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पराविद्युतांक कहते हैं। बोलो। लाइट बंद कर दूं? कौन सी तुम करो यार, ये जाएगा नहीं, सकेगा नहीं। फॉर्मूला याद कर लोगे? आपके सिलेबस में इसको कॉमन बताया गया है। कंपटीशन में जब तुम जाओगे ना, जैसे नीट की तैयारी करोगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, तब तो वहां पे दोनों माध्यम अलग अलग हो जाएंगे। अभी नहीं, अभी तुमको निर्वात और हवा को एक ही मानना है। हालांकि निर्वात बहुत हल्का माध्यम है और हवा क्या है, इससे थोड़ा सा भारी है। तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था ना 11th क्लास में, 11th क्लास में नहीं, 11th चैप्टर में पढ़ाया था, जब शुरू में अपन पढ़ रहे थे फरवरी में। इस टॉपिक का नाम क्या था? किरण प्रकाश के वाले चैप्टर में पढ़ाया था इसको, कुछ याद नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था ना आपको मैंने, म्यू के बारे में पढ़ाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ भाई, अभिष्ट माध्यम का मतलब ये हुआ कि निर्वात और हवा नहीं है। अभिष्ट माध्यम का मतलब ये है कि निर्वात या हवा नहीं है। इसका मतलब निर्वात या हवा के अलावा सब कुछ है। धातु हो सकती है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, गिल्सिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन निर्वात या हवा नहीं आएगी नीचे, वो तो ऊपर आ चुकी है। इस माध्यम को छोड़ के जितने भी माध्यम है दुनिया में, वो नीचे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, गैस भी आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसके अभिष्ट माध्यम हो गया ना वो। अब ऐसे तो अपन क्या क्या सोच सकते हैं कि गैस भी एक हवा है, वो ये है, वो ये है, लेकिन गैस एक अलग हो गया ना। गैस गैस की बात करें, ऐसे तो गैस हवा में होती है, लेकिन गैस के अंदर चार्जेस को देखना है, आवेशों को देखना है, तो आवेशों का माध्यम तो चेंज ही है ना, एक तरह से देखा जाए तो वो गैसों के अंदर है वो। हमारे लिए तो गैस हवा में है, लेकिन चार्जेस के लिए देखो ना, बेचारे बेचारे के लिए वो तो अंदर ही ना, गैस के अंदर ही है, तो गैस के लिए माध्यम चेंज हो गया ना, मीडियम चेंज हो गया, वो वाली बात है। ये फॉर्मूला याद कर लोगे। अब देखो तुमको लग रहा है कि यार अपन को एक तो चाहिए ये वाला फोर्स और एक चाहिए अब ये वाला फोर्स, तो हम क्या करेंगे, कहानी बना देंगे, दो चार्जर ले लोगे Q1 Q2, पहले उनको कहाँ पे रखोगे तुम? एयर में। फिर उन्हीं चार्जर को कहाँ पे रखोगे? अभिष्ट माध्यम में रख दोगे। फिर दोनों F और इस F की वैल्यू निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला एक और आ जाएगा तुम्हारे पास में, और वहां से एक डेफिनेशन बन जाएगी, देखना अभी। करें स्टार्ट, ठीक है ना? अब देखो इसको है ना, इसको F बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं FM। तुम्हारी किताब में ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसको तो F बोला है किताब में, और इसको क्या बोला है, FM बोला है। FM का मतलब समझ गए, मीडियम को चेंज कर दिया, अभिष्ट माध्यम में लगने वाला फोर्स हो गया ये। अब तुम चाहो तो इसको F1 F2 वो कुछ भी कर लो, मीडियम चेंज हो गया ना, इसका सिंबल ये हो गया। FM का मतलब ये दूसरे मीडियम में लगने वाला फोर्स है, इसका मतलब ये है। अब कई किताबें इसको F1 बटा F2 भी लिखती है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, सिंबलों को छोड़ो, ये लिख लो, तुम्हारी मर्जी है तो, ठीक है ना? अब करें स्टार्ट, इसकी कहानी बनाए। अब पहले चार्जेस को कहां पे रखोगे बोलो? हवा के अंदर रखेंगे। तो देखो, यदि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, और इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है? एयर या वैक्यूम, जो भी है, हवा, निर्वात, जो भी है, बोलो कोई दिक्कत? दोनों चार्ज रखे हुए हैं हवा के अंदर। अब बताओ फोर्स कितना होगा, F बताओ, गुलाम लोग लगा दो, कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो याद रखना यार, ये वाली बात है, एप्सिलॉन नोट हमेशा किसके लिए आएगा? एयर या वैक्यूम के लिए आएगा। ये तुमको ये दिखा रहा है कि ये कहाँ पे है, एयर या वैक्यूम में, ये सिंबल फिक्स है इसका, नोट है जीरो, एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? ये Q1, ये Q2, और ये नीचे क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई, बोलो कोई दिक्कत?
अब इन्हीं चार्जेस को कहाँ पे लेके जाओगे? एब्सोल्यूट मीडियम में लेके जाओगे, अभिष्ट माध्यम में। अब अभिष्ट माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच, पानी, जो भी। पानी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पानी मानते वो हो गया कि तुमने एक माध्यम फिक्स कर दिया, ये हो जाएगा फिर एक केस बन गया वो तो कि यार पानी में अपन निकाला, बस गलत हो जाएगा। अभिष्ट माध्यम लिख देंगे ना, क्या दिक्कत है। अब देखो ये Q1 चार्ज, अब याद रखना, अब एक बात तुमको याद क्या रखनी कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम लेके चल रहे हो। अब इनको उठा के तुमने कहाँ पे रख दिया? किसी अभिष्ट माध्यम में रख दिया है, और डिस्टेंस को भी तुम लोगों ने चेंज नहीं किया है, लेकिन यहाँ के मीडियम को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, एब्सोल्यूट मीडियम। समझ में आ रहा है क्या? एब्सोल्यूट मीडियम। अपन तो ये चेक कर रहे हैं कि यार मीडियम को चेंज करने पर फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपन ये चेक नहीं कर रहे हैं कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो तो दिख रहा है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में अपन को ये नहीं दिख रहा है कि यार मीडियम को चेंज करने पर फोर्स भी चेंज होता है क्या, वो चेक कर रहे हैं अपन। तभी तो एक नया टॉपिक बन गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ का बताओ फोर्स कितना होगा? Fm के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम आ गया। अरे सेम नहीं आएगा, देखो 1/4 पाई। अब क्या यहाँ पे एप्सिलॉन लगाऊंगा मैं? आर भी नहीं लगाना, आर तो यहाँ पे आ गया नहीं, ये तो कुछ मत लगाओ, ये साइन छोड़ दो इसको। अगर तुम लोगों ने नोट लगा दिया इसका मतलब तुमने तो कहाँ पे निकाल दिया? फिर एयर में निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगाओगे तुम। अब ये किसका सिंबल हो गया? एब्सोल्यूट मीडियम का। समझ में आया? ओके, आगे चलो। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन आ गई? दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तुम्हारे पास में F भी आ चुका है, तुम्हारे पास में Fm भी आ चुका है। दोनों के वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, एप्सिलॉन आर तुमको कुछ और ही मिलेगा। उतारो इसको एक बार। अभी तुम है ना ऐसे नॉर्मली उतारो, लेकिन इसकी कॉपी एकदम नोट्स क्रम वाइज लिख बनाए हुए हैं इसके, तो इसके लेके अभी तो थोड़ा थोड़ा उतार लो अगर तुमको उतारना हो। फिर मैं तो घर पे जाके उतारो, अभी तो यहाँ पे रख के उतारो। उतारना पड़ेगा, क्या करें। तो वीडियो लेक्चर देख लो तुम लोग यार, ऑनलाइन क्लास वाले वो मैंने बनाए हैं ना। इसमें नहीं, वो वहां मैंने बनाए ना अलग से भी। मीडियम को चेंज करने पर फोर्स चेंज होगा, कम होगा ज्यादा होगा वो अभी चेक कर लेंगे। तो कम मिलेगा तुमको, फिर तुमको पहले बोल दिया है, नोट लगा के लिख दिया तुम लोगों ने कि फोर्स हमेशा कम आएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई, इसमें पुटअप करो। हाँ? सर कैसे लिख रहे हैं, हमारा मन ही जाने यार। डेफिनेशन बन जाएंगी एक, देखना। देखो भाई, एफ साइनोन आर इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन एफ एम। हाँ, अच्छा एफ की वैल्यू कितनी आई? 1/4 पाई एफ साइनोन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसके नीचे बताओ एफ एम की वैल्यू कितनी आई?
एप्साई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आया ना, पुटअप कर दिया, क्या दिक्कत है। अब क्या करोगे, कैंसिल कर दो, देखो इससे कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। हाँ हाँ, ये तो बचेगा ही ना। देखो अब 1/एप्सिलॉन नॉट बचा ऊपर, तो नीचे क्या बचा 1/एप्सिलॉन। अब इसको सोल्व करना आता है, कैसे सोल्व करोगे, ये ऊपर चला जाएगा। अरे ऐसे नहीं होता, नीट वाले ना मैथमेटिक्स की हमेशा बेइज्जती करते हैं, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, देखो नया फॉर्मूला मिल गया तुम लोगों को, हालांकि काम का कोई नहीं है, डेफिनेशन बन जाएगी। ऐसा होता है मैथ में, क्यों होता है। 1/2 1/4 कैसे लिखोगे, 4 ऊपर जाएगा नीचे 2 आएगा। अब ये रूल है तो रूल है, क्या करे सर, क्यों किया। अब ये तो पूछना पड़ेगा मैथमेटिक्स के जो वरिष्ठ साइंटिस्ट है। तो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, देखो फॉर्मूला मिल गया। तो देखो तुम्हारे पास में एप्सिलॉन आर के कितने फॉर्मूले आ गए, 2। कौन कौन से, एक तो आया F/FM, और जब इसको सोल्व किया तो क्या आया एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से फॉर्मूला बन गया। ये एप्सिलॉन क्या था बताओ, परमिटिविटी किस मीडियम की, ये थी वो तो, अभिष्ट माध्यम की परमिटिविटी। अरे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट मीडियम, एब्सोल्यूट मीडियम। और ये किसकी परमिटिविटी है, हवा या निर्वात की। अरे भाई अभिष्ट माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को भी क्या कहते हैं, पराविद्युतांक कहते हैं। देखो परिभाषा बन गई ना। तो डेफिनेशन तुम कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम में, या तो ये लिखो ही नहीं वो लिख दो, नंबर मिलने तुमको पक्के। उतारो इसको, ये किसकी है, ये परमिटिविटी ऑफ एयर, या क्या बोलोगे वैक्यूम मीडियम। इन दोनों का रेशियो भी क्या कहलाएगा, उस मीडियम का एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ हाँ, देखा हुआ लग रहा है क्या, कौन सी गली में है। हाँ हाँ हाँ, वैसा लग रहा है, वैसा है नहीं लेकिन। अरे उतारे तो, ई बोल सकते हो, ER। अब ER संतुष्टि के लिए बोल दो, और क्या है, बाकी एप्सिलॉन आ रही है, मान लो तुम, पता नहीं तुम क्या क्या मानते हो। ये फॉर्मूले तुमको याद रखने यार, हाँ, F/FM और एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक, उस माध्यम का जिस माध्यम में आपने चार्जेस को रखा है। तो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तुमको फील आएगा फिर। ये नाम ही ऐसा है इसका। हाँ, ये तो मैंने लिखा था कि भाई तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कई किताबें के भी लिखती है, लेकिन ये वो के नहीं है 1/4 5 ये वो नहीं है, ये वो अलग है, वो कूलम्ब कांस्टेंट होता है। ये तो सिंबल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये वो के नहीं है जो तुम समझ रहे हो 1/4 5 वो नहीं है। वो के अलग है, वो कूलम्ब कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तभी तो मैंने के से लिखा नहीं इसको, ये कंफ्यूज होता, इसलिए इसको एप्सिलॉन आर से लिखा है। हाँ मैं मिटा दूंगा, तो टेंशन मत ले, ठीक है, कर लोगे ना। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक बोलते हैं, ठीक। और इसको वैसे अभिष्ट माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। लिखो भाई लिखो, हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश में लिखा दूंगा, रुको। अभिष्ट माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता,
और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। नहीं 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 लिखना तुमको, आ गया काम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट मीडियम। मैं रिलेटिव का तो समझ गया ना, कंपैरिजन करवाया। रिलेटिव ऐसे नहीं ये मेरा रिलेटिव नहीं, मैं ताकतवर हूं ये कम ताकतवर है, ये रिलेटिव। मैं ज्यादा होशियार हूं ये कम होशियार है, ये रिलेटिव। ये वाला रिलेटिव होता है, वो नहीं ये मेरा रिलेटिव है, मेरा कजन है, वो ये नहीं। कंपैरिजन, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन। अब फोर्स देखो, एयर वैक्यूम में कुछ और ही था, मीडियम चेंज किया तो फोर्स चेंज हो गया, एफएम हो गया, तो ये रिलेटिव, इसलिए इसको नाम दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सॉलिड मीडियम, नाम दे दे रहे। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको तो छोड़ो, तुमको ये तो पता चल गया, ये तो फॉर्मूले से, डेफिनेशन से आ गया, इससे ज्यादा फील नहीं आएगा, इससे फील आएगा। अब देखो, अगर मैं इसको इन दोनों से अलग करूं, मतलब एफ साइलोन आर इज इक्वल टू मैं लिखूं एफ अपॉन एफ एम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ साइलोन आर? हाँ हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। तो एफ एम वज्र गुणा करवाया, एफ एम बराबर एफ अपॉन एफ नहीं लिख सकते क्या? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को आप बताओ, अब मेरे को बात बताना, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से एफ एम का मान एफ से ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर एफ एम का मान एफ से कम होगा, यदि, अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं मैं, कि एफ साइलोन आर का मान एक से हमेशा क्या मिलेगा, तुमको ज्यादा मिलेगा। ये एफ साइलोन आर की वैल्यू हमेशा एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बताओ एफ एम का मान एफ से ज्यादा होगा या एफ एम का मान एफ से कम होगा? बताओ, सब बताओ यार, इस एफ एम का मान एफ से ज्यादा आएगा या इस एफ एम का मान एफ से कम आएगा? कम आएगा। अरे समझ में आया तुम लोगों को? इस एफएम का मान एफ से कम आएगा या एफएम का मान एफ से ज्यादा आएगा? अगर एफ साइलोन आर का मान एक से ज्यादा हो, हमेशा कम आएगा, हमेशा। यार तुमको पता है कि एफ एम बराबर एफ अपॉन एफ साइलोन आर लिखा। अरे इधर देखो, अगर ये एफ साइलोन आर ज्यादा होता जाएगा, ये एफ साइलोन आर ज्यादा होता जाएगा, तो एफ एम का मान कम होता जाएगा। देख पा रहे हो ना, ये देखो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, देखो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, देखो ये ज्यादा होगा तो ये कम होता जाएगा। और अगर एफ साइलोन आर का मान एक से ज्यादा है तो ये तो पक्का है, ये कन्फर्म है कि एफ एम का मान हमेशा एफ से क्या आने वाला है। तो ये तो हो गया गलत, ये हो गया सही। और तुमको पता है कि एफ एम किसको बोलते हो, तुम लोग किसको बोलते हो? अभिष्ट माध्यम में लगने वाला फोर्स है। और एफ किसको बोलते हो? हवा या निर्वात में लगने वाले फोर्स को बोलते हो। तो कौन ज्यादा मिला, ये मिला तुमको ज्यादा, ये कम मिला। और तुम लोगों ने नोट में पहले लिख दिया था कि एब्सोल्यूट मीडियम में जो फोर्स मिलेगा वो हमेशा अपन को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? हवा या निर्वात वाले फोर्स के कंपैरिजन में। इसको उतारो आप, उतारो। कहां से? यहां से स्टार्ट करो ना, यहां से लिखवाया ना मैंने। अब तो तुम लोगों ने उतार लिया क्या? अच्छा वहां से स्टार्ट करो, यहाँ से, फिर ये, फिर ये। हाँ, कौन सा समझा नहीं? एफ एम की जगह F2 ले सकते हो, इसको F1 इसको F2 मान सकते हो, क्या दिक्कत है? हाँ मैंने लिखा हुआ, हाँ मैंने वो करवाया, वो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना F1 कौन सा फोर्स होगा, वैक्यूम या एयर वाला, ये याद रखना। लेकिन और F2 कौन सा फोर्स होगा, एब्सोल्यूट मीडियम वाला होगा। और ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। उतारो इसको। तो देखो फोर्स कम आ गया ना, मीडियम को चेंज करते फोर्स कम हो गया। चार्जेस वही थे, डिस्टेंस वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन फोर्स क्या मिला, कम मिला। ये बात सही है ना कि मीडियम पे डिपेंड करता है कौन, फोर्स, जो गुलाम ने दिया था। मीडियम को चेंज किया, फोर्स तुमको कम मिल गया। अब जितना गुना कम मिलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस मीडियम का पराविद्युतांक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमको एक बात बताएगा
कि फोर्स कितना कम हुआ है। यार अगर कोई भी, यार तुमको ये देखो यार होना चाहिए कि अगर जो संख्या नीचे आती है ना वो हमेशा कम को बताती है, और जो संख्या ऊपर आती है वो हमेशा किसको ज्यादा को बताती है। अब देखो ये एफ एम एफ से एफ साइलोन आर गुना कम है, एफ एम एफ से एफ साइलोन आर गुना कम है क्योंकि नीचे आ रहा है, और जितना कम गुना मिलेगा उसी को तो क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। कर लोगे तैयार? अब इसका एक न्यूमेरिकल करें अपन, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है भाई। अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं, इसकी यूनिट क्या होगी एप्सिलॉन आर की, मात्रक क्या होगा इसका? हाँ मात्रक बताओ एप्सिलॉन आर का। अरे इससे बता दो, फॉर्मूले से बताओ इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक पूछ रहा हूँ, यूनिट पूछ रहा हूँ, यूनिट। वर्ग की यूनिट जूल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वैसे एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट बताओ। देखो कितने बेवकूफ हो, अभी नहीं बता पा रहे हो। एफ अपॉन एफ एम नहीं गई। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एफ एम की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया, तो क्या बचा फिर, कुछ बचा क्या? एक बच रहा है, एक तो क्या एक शुद्ध संख्या है, उसका मात्रक थोड़ी होगा, तो ये क्या हो गया, मात्रकहीन। मात्रकहीन मतलब यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये कि एप्सिलॉन आर का मात्रक बताओ, बच्चे लिख रहे हैं न्यूटन पर मीटर, क्या क्या लिख रहे हैं, होता ही नहीं है मात्रक। क्या होता है ये, यूनिटलेस होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। केवल संख्या मिलेगी तुमको कि भाई किसी मीडियम का एप्सिलॉन आर 6 है, 10 है, 20 है, 25 ऐसे मिलेगा, 25 का कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। अच्छा मात्रक नहीं होगा तो क्या वी में सूत्र होगा, वी में सूत्र, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, या वो भी नहीं होगा क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड करता है मात्रक पे, मात्रक के बगैर डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया, डायमेंशनल लेस हो गया ये, मतलब विमाहीन, विमाहीन क्या बोलते हैं, विमाहीन, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना तब तक तुमको टॉपिक का फील नहीं आएगा। ये बात मैंने ना 1-1.5 साल से नोटिस की है खुद में। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी को अप्लाई करना सीखो। और नीट में तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में थोड़े घुमा के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। चलो वो इक्वेशन लिखो एक, तो ऐसे लिख देता है अपन, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन, ठीक है। देखो ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। अरे देखो इधर, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। अभी कहाँ पे रखे हुए हैं, एयर में या वैक्यूम में, ठीक। और तुमने इन दोनों के बीच में जो फोर्स प्राप्त किया वो कितना किया, क्वेश्चन में बता रखा है कि दो चार्जेस है, वो कहाँ पे रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तब उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 18 न्यूटन का लग रहा है। अब तुमने क्या किया, इनको ऐसे पकड़ा हाथ में और कांच में रख दिया। कहाँ पे रख दिया, कांच में। चार्ज वही है Q1 Q2, डिस्टेंस वही है एफ साइड आर जो भी है, लेकिन उस कांच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6। उस कांच का पराविद्युतांक कितना है, 6 है। तो अब बताओ यहां का फोर्स कितना होगा, एफ एम कितना होगा बताओ, किसमें उतारो पहले, एफ एम पूछा है तुमको। 3 किलो, 3 ही आएगा क्या, मात्र क्या यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ऐसे बोलो तो सही है।
फॉर्मूले से निकाला गया। एफ एम बराबर 18/6। क्या कैसे 3 न्यूटन कैसे आ रहा है? 6 है, 6 का डिवाइड किया 18 में। ये क्वेश्चन डाल लो। ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया ना? पहले चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं? एयर या वैक्यूम में, तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? 18 न्यूटन है। फिर इन्हीं चार्ज को तुम लोगों ने कहाँ पे रख दिया? कांच में रख दिया। कांच की स्लेब बोल दो, ठीक है ना? ग्लास स्लेब ऐसे यहाँ पे रख दिया तुम लोगों ने, कांच की पट्टिका में रख दिया। अब बताओ इनके बीच में कितना फोर्स है? अगर पट्टिका का परावर्तन कितना दे रखा है? 6। अब देखो तुम लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ा है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कांच की पट्टिका 6 गुना फोर्स कम करेगी, क्योंकि इसका परावर्तन कितना है? 6 है। कॉन्सेप्ट बन गया ना कि कांच की जो पट्टिका है वो फोर्स को कितना गुना कम करेगी? 6 गुना कम करेगी। जो ग्लास स्लैब है वो फोर्स को 6 गुना कम कर देगी। इसी को तो क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोलता है कि मैं हमेशा फोर्स को क्या करूंगा? कम करूंगा। जितना ज्यादा मेरा मान होगा उतना ही फोर्स को कम करता जाऊंगा। देखो 6, अगर ये 18 होता तो एक ही हो जाता, फिर तो 1 न्यूटन हो जाता वो। तो ये बताता है। तो ये क्या करेगा? ग्लास स्लैब क्या करेगी? फोर्स को 6 गुना कम करेगी, 6 टाइम्स कम कर देगी। अब 6 टाइम्स कम कर दो, 18 न्यूटन कितना आया? 3 न्यूटन आएगा। अब फॉर्मूला तुम्हारे पास में है। फॉर्मूला क्या बताओ भाई? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ बटा एफ एम। बोलो। अच्छा एप्सिलॉन आर कितना है? 6। एफ कितना है? 18। एफ एम तुमको पता करना है कितना है। तो एफ एम बराबर कितना हो गया बोलो? 18/6। कितना होगा बोलो? 3 न्यूटन। तो बताओ भाई फोर्स ज्यादा आया कम आया? कितना गुना कम आया? 6 गुना कम आया। पहले 18 था, देखो 6 हो गए, 3 न्यूटन हो गया। इसलिए बोलते हैं कि वैक्यूम में आपको फोर्स हमेशा क्या मिलेगा? ज्यादा। और वैक्यूम या क्या बोलते हैं, एयर को हटाया, दूसरा मीडियम लगाओगे तो फोर्स तुमको हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ये कन्फर्म है ये। अब कितना गुना कम मिलता है उसी को तो क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक बोलते हैं। बोलो फील हुआ इस चीज को? कर लोगे ना? ये होता है। एक क्वेश्चन और लेंगे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले। दो चार्जेस है Q1 Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तुमको दे रखी कितनी? R। और कहाँ पे रखे हुए हैं? एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है? 162 न्यूटन है। समझ आ रहा है? अब इन दोनों को तुमने कहां पे रख दिया? कांच कांच पे रखोगे तो। अब तुम लोगों ने रख दिया डिस्टिल्ड वाटर में। कहां पे रख दिया इसको? डिस्टिल्ड वाटर में रखा है। आशुद्ध जल, आशुद्ध जल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आशुद्ध, अरे फिल्टर वाला पानी, आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, बिस्लेरी वाला वो है, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं इसको, ठीक। और इसका जो तुमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है वो कितना है? 81। कितना है? तो बताओ अब फोर्स कितना लगेगा? बताओ भाई एफ एम कितना आएगा? कितना आएगा? 2 न्यूटन। कैसे पता लगाया? डिवाइड कर दिया। भाई डिस्टिल्ड वाटर क्या करेगा? फोर्स को 81 टाइम्स कम करेगा, 81 गुना कम कर देगा। तो 162 का 81 गुना कम करोगे तो कितना आने वाला है? 2 न्यूटन आने वाला है। फॉर्मूले से निकाल लो आप। पहले कॉन्सेप्ट को मुंह में दोहरा लिया करो, यार ऐसे होगा, बस खत्म हो गया। तो एफ साइलोन आर इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन एफ एम। एफ एम चाहिए तो एफ अपॉन एफ साइलोन आर हो जाएगा। तो ये हो गया 162 और एफ साइलोन आर कितना हो गया? 81। कितना हुआ? 2 न्यूटन।
देखो कहाँ 162 न्यूटन था, आशुत जल ने क्या किया, 162 न्यूटन को कहाँ पे लाके रख दिया, 2 न्यूटन पे लाके रख दिया। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। चलो कोई दिक्कत बताओ, समझ आ गया? तो यार मैक्सिमम से मैक्सिमम आओ, उनको बोलो कि अपनी क्लास सेपरेट रखेंगे, मोस्टली करते हैं। सिलेबस तुम्हारा कम तो हुआ, 40% कम हो गया। अब कौन सी चीज कट हुई है पता नहीं ना पड़ता। मेरे को तो लगता है वो पीछे वाली टोपी कट गई है वो किरण प्रकाश के हमने पढ़े थे ना, वो जाएंगे सारे। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा? अच्छा किरण प्रकाश के वाला तेरे को मैं तो फोन पे भी तो रखूंगा, आपने प्रॉब्लम क्या होता बता बताया इसने, लेकिन प्रॉब्लम की बात बता दी। एक बताया, एक बताया जरूर, मैंने बताया होगा लेकिन एकदम सटीक बताया। बस तुमको दोहराने की जरूरत है फिजिक्स को। बोलो कर लोगे? क्या ये 200 रुपये 12,000? लो भाई अब हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ लिखाएंगे, रुको तो। विद्युत क्षेत्र, अब रीजन देखेंगे कि फोर्स लगाते क्यों दो चार्जेस। अब रीजन आ गया, पहले रीजन नहीं देख रहे थे, पहले बस संतुष्टि कर रहे थे कि भाई फोर्स लगता है और इतना फोर्स लगता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सवाल खड़ा हो गया कि फोर्स लगता है क्यों है, तो फिर इसका जवाब कौन देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो खोज की थी ना, जो डिस्कवर हुआ था, वो किसने किया था, माइकल फेराडे। कौन सा? ये फेराडे, हाँ फेराडे यूनिट है, किसकी यूनिट है फेराडे? अरे फेराडे किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट होती है। एक फेराडे बराबर 96,500 गुलाम। अभी रुको 5 10 15 20 मिनट, अभी रुको एक बार, 1-2 मिनट रुको एक बार। माइकल फेराडे ने क्या बोला कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाते हैं, तो इसने रीजन बता दिया इसका। देखो रीजन वो मैं तुमको बताया ना, वो स्पाइडर वाला ना, वो एग्जांपल याद रख लो, बेस्ट रहेगा वो जाले वाला। अब देखो स्पाइडर को देखो क्या बना लो, चार्ज, और इसके चारों तरफ क्या बना, जाला। मकड़ी वाला, ठीक है ना, बस खत्म हो गया ये स्पाइडर है, ये चारों तरफ इसके क्या हो गया, जाला। अब कोई छोटा सा कोई बटरफ्लाई कुछ भी आई इसके अंदर, अब उस बटरफ्लाई को तुमने क्या मान लिया, क्यू नोट। अब इस क्यू नोट का भी यार बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारे किताब के अंदर दे रखा है, इसको बेचारे को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ला नहीं, टेस्ट चार्ज। टेस्ला यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है पता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। माइक टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था, उसने बनाई थी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट। ये पढ़ेंगे अपन ईएमआई में, पढ़ेंगे ईएमआई में, वो वाला ईएमआई नहीं जो तुम लोन लेते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको फिजिक्स में। बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा उसमें। देखो टेस्ट चार्ज क्या बोलते हैं इसको, क्यू नोट को, वही वही वाली कहानी है इसमें। देखो भाई टेस्ट चार्ज, आज देखो फिजिक्स में है ना, टेस्ट चार्ज नाम का कोई है ही नहीं, एक कहानी बना रखी है। अब बोल रखा है कि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है।
और ये इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है, इतना कमजोर चार्ज है, इतना कमजोर चार्ज है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। मतलब ये फोर्स अपने पे खा सकता है लेकिन किसी दूसरे पे फोर्स लगाएगा नहीं, ये मतलब इतना कमजोर चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी गई है? अरे बोलो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी गई है? 0। मतलब ये किसी पे फोर्स नहीं लगाएगा, ये फोर्स खा सकता है, धक्के खा सकता है, धक्का किसी पे लगाएगा नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब देखो सुन लो एक बार कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाते हैं, किसकी वजह से लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि एक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, क्या बोला? टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स महसूस होगा। इस फील्ड को अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। वर्ड समझ में आएगा? एक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाएगा? एक फील्ड बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा। यदि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो वह चार्ज अपने आप पर एक बल का अनुभव करेगा। इस क्षेत्र को, इस फील्ड को अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं, विद्युत क्षेत्र नाम देते हैं। ये इसकी परिभाषा बनती है। समझ आया? डायग्राम बनाओ पहले, डायग्राम करो तो फिर इसको अभी उसमें करो, रफ में करो। सब कुछ काम अभी तुमको रफ में करना है, ठीक है ना? गुलाम को बोला गया है कि भाई फोर्स क्यों लगाते हैं, मैंने क्या बोला? इतना ही बोला मैंने, कौन मेरा? फिर कौन आया फिर? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे बोला, अरे गुलाम, जो तूने फोर्स दिया वो एकदम सही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि यार ये फोर्स लगता क्यों है? तो उसने बोला कि एक चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है। वो फील्ड एक तरह का फोर्स होता है जो दूसरे चार्ज के ऊपर लगता है। फ्रैंकलिन भी एक साइंटिस्ट था। या आज तुम पढ़ते हो ना, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कहानी उस बंदे ने बताई थी। अब ये तो बेचारे क्या है कि साइंटिस्टों के नाम दबा दिए गए हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला उसने? उसने एक दिमाग लगाया था कि जब तुम +5 में -5 जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर? 0 आएगा ना। और एक एटम न्यूट्रल कब कहलाता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो? सेम हो। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। इसलिए उसने वहां पे एक नाम बना दिया कि दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फ्रैंकलिन। अरे बहुत से साइंटिस्ट है यार। अच्छा, ये यार समझ आ गया क्या? एक चार्ज अपने अराउंड क्या करेगा? एक फील्ड बनाएगा। उस फील्ड में यदि दूसरा चार्ज रख दिया जाए तो उस दूसरे चार्ज पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इस फील्ड को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा लिखूंगे या फिर समझ गए? एक बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाता है, एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है कि यदि उस क्षेत्र में कोई आवेश रख दिया जाए तो उस आवेश पर एक बल का अनुभव होता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, समझ आ गया? अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। उस डायग्राम को पूरा करूंगा, डायग्राम पूरा नहीं हुआ अभी तक। तुम भ्रम में, तुम ऐसे मत सोचना कि डायग्राम पूरा हो गया, वो डायग्राम पूरा नहीं है, डायग्राम पूरा बनाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है भाई? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि किसको बोलते हैं शाहरुख? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। जिसकी दिशा भी होती है, जिसका परिमाण भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। सब है। अरे देखो, डायरेक्शन भी होगी और और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण, वैल्यू, मान, सम्मान। ठीक है?
डायरेक्शन भी होगी और अब मैग्नीट्यूड कैसे लगे, तो देख लो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। लो अब कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, सीधा याद कर लो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, E बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ क्या है, फोर्स, वही कूलम वाला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वहां से लगा लेना। और ये क्यों क्या है, ये चार्ज है। लेकिन याद रखना ये चार्ज कौन सा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये वो चार्ज नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये बटरफ्लाई है ये, इस पर फोर्स लगाना है, इस पर फोर्स निकाल लो भाई, एफ बराबर क्यू इधर ले आओ, खत्म। लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एफ अपॉन क्यू लगाओ, फोर्स चाहिए तो क्यू ई लगा दो। तो तुमको यहां से क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड, परिमाण मिल रहा है तुमको, देखो। चलो यार अच्छी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन कैसे पता लगाए, अब ये चक्कर पड़ रहा है। हा? तो डायरेक्शन लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए अजर आओ, ये चार्ज कैसा है, ये चार्ज कैसा है, दो चार्जेस पॉजिटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, प्रतिकर्षण। किधर फेंकेगा, अपने से दूर, लो फेंक दो। अरे तो कॉन्सेप्ट दूसरा मत लगा। अब इसको अगर यहाँ पे रखते तो किधर लगाता फोर्स, ऊपर। इसको यहाँ पे रखते तो इधर, यहाँ पे रखते तो ऐसे आएगा, बोलो। लो भाई डायरेक्शन भी आ गई। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा चार्ज से क्या होती है, दूर। देख पा रहे हो ना। तो ये भी बात सोचने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करती है कि चार्ज कैसा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज से क्या होगी, दूर। देख पा रहे हो ना, दूर, देखो दूर। अब देखो ये चार्ज तो पॉजिटिव था, अगर ये चार्ज क्या हो तो ये चार्ज भी क्या बनाएगा अपने अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। अब क्या रखो, एक चार्ज रख दो यहाँ पे, बटरफ्लाई रखो क्यू नोट, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। लिख देता हूँ यार, परीक्षण, परीक्षण को टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कौन सा फोर्स, आकर्षण का, अट्रैक्ट। लो ये यहाँ पे होता तो, और ये यहाँ पे, तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि चार्ज का नेचर कैसा है। चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, चार्ज से दूर। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की ओर, चार्ज की ओर मतलब टूवर्ड्स द चार्ज। ये तो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज। समझ में आ रहा है क्या, अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की ओर, टूवर्ड्स द चार्ज। मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई। हाँ ना 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 ना, तेज चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज माना गया है, ठीक है। उतार लो इसको, कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, और डायरेक्शन ऐसे। उतार लो, कैसे उतारोगे, कहां से उतारोगे, ये देखो ऐसे इधर इधर आ जाओ पहले तो, यार ऐसे नहीं, कैसे उतार लो यार, तुम्हारी मर्जी है। देखो मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गई, सब कुछ मिल गया।
एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला भी लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला बता दो, E बराबर F अपॉन Q। इसमें तुमको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे तुम बहुत कंफ्यूज होंगे। याद रखना, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, ये चार्ज तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये चार्ज बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनको बोलते हैं सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। भाई इस चार्ज को बनाने वाला कोई स्रोत तो है ही है, कोई तो सोर्स है ही है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होती है। हिंदी में बोले तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर, जबकि ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। आवेश एक अदिश राशि है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटी। हाँ बताया आपको, बता दूंगे, मैं बता दूंगा। कैमरा ये आना चाहता है टीवी पे। बॉडी देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। बताओ मात्रक क्या होगा। अब शाहरुख बताएगा मात्रक। पहले फॉर्मूला लिख लो, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। बताओ इसका मात्रक बताओ। फोर्स का मात्रक न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो आंसर क्या आ गया, खत्म। तो मात्रक पूछे तुमको न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। कर लोगे। न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब एक क्वेश्चन कर लिया इसके ऊपर, फिर आपको फ्री कर देते हैं। फॉर्मूला याद कर लोगे, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इसका एक फॉर्मूला और आता है, फॉर्मूला देखो अभी पढ़ लो, दूसरा दूसरा फॉर्मूला देखो ये होता है अदर फॉर्मूला। इसका अदर फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो ये तो कैपिटल Q चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे तुम लोगों ने क्या रखा था, एक टेस्ट चार्ज रखा था ना। अब तुमको पता है यार E तो मिल जाएगा, लेकिन E के लिए मेरे को दो चीज चाहिए, एक चाहिए फोर्स और एक चाहिए चार्ज। अब याद रखना ये चार्ज रखा हुआ है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो ये वाला, इस पे फोर्स देखना, इस पे थोड़ी फोर्स देखना, ये तो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब तुमको एफ चाहिए तो एफ निकालो यहाँ से, किससे निकाल सकते हो, कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q। अच्छा इसको यहाँ पे Q0 लिख दो, फिर क्या दिक्कत है, यहाँ पे Q0 हो गया, नीचे बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर का स्क्वायर, फोर्स मिल गया। अब ये फोर्स यहाँ पे पुटअप कर दो, क्या आएगा बताओ, E इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या है नीचे क्यू नॉट। अब देखो तुम यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, लो लो बस। अब ठीक है भाई, मैंने एफ की वैल्यू पुटअप कर दी और नीचे क्या लगा दिया, क्यू नॉट। अब देखो याद रखना, ये इसके डिवाइड में तो यहाँ पे आएगा, ये इसमें कोई फर्क नहीं होगा, के क्यू नॉट अपॉन
आर स्क्वायर इंटू क्यू नोट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्यू नोट को ऊपर ले जाते हैं। तुमने तो इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ये पहले से नीचे था, तो तुम लोगों ने तो इसकी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज नहीं करनी है इसे, पोजीशन देखो वहीं पर अभी भी है। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नया फॉर्मूला निजात हुआ है वो कितना हुआ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, करो इसको। तो एक फॉर्मूला वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला ये रहा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। उतार लो। अब तुमको एफ मेजर करने के लिए तुम लोगों ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रख दिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर मानी है, तो एफ निकाला, एफ निकाल के यहाँ पे पुटअप किया तो तुमको E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल गया। बोलो कोई दिक्कत। और एक बात कह दूं, फोर्स का फॉर्मूला है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तुमको चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। मतलब चार्ज का तुमको मैग्नीट्यूड रखना है, चार्ज नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मत रखना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तुम यहाँ पे नेगेटिव मत लगाना, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही रखना है यहाँ पे। नेगेटिव पॉजिटिव तो केवल डायरेक्शन को शो करते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सिव लगाएगा ना, इसको ऐसे फेंकेगा ही, बस इसका ये काम है पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव होता तो फोर्स ऐसे लगाता है अंदर की ओर, याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम क्यू की वैल्यू यहाँ पे माइनस क्यू रख दो, गलत हो जाएगा। 10 ही रखनी है, -10 आएगी नहीं अगर तुम माइनस में नहीं रखोगे तो मान, तुमको प्लस में रखना है। जैसे क्यू बराबर तुमको दे रखा है -10 गुलाम, तो तुमको ई पूछा तो ई बराबर तुम के लिखो, लेकिन -10 में लिखो, केवल 10 लिखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये करना है। ठीक है, ये तो बता रहा है कि फोर्स हमेशा कौन सा लगेगा, एट्रैक्शन का, ये बता रहा है केवल ये। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, चार्ज की ओर होगी, ये माइनस प्लस ये बता रहे हैं, और इसका कोई काम नहीं है। फॉर्मूले में तुमको केवल क्यू हमेशा प्लस में रख के चलना है। तो इसके दो फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, एक तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और एक E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन। देखो याद रखना यार, ये क्यू नॉट अलग है, वो कैपिटल क्यू अलग है। ये वो क्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये वो क्यू नॉट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इसकी डिस्कस अपन आगे क्लास में करेंगे, आज के इतना काफी है। ठीक है, न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। याद रखना न्यूमेरिकल करने अपन को, मेरे को याद दिलाना न्यूमेरिकल करनी है। समझ आ नहीं, ये वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है।